अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। दो चैप्टर निमट गए, एक दरमियाना था, एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, और दोनों उनको पसंद भी अच्छे खासे हैं। ये चैप्टर भी पसंद है, लेकिन यहाँ से सवाल जो है वो उसकी वेटेज को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, मूड पे डिपेंड करता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। बेसिकली जब हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि बिजनेस बिजनेस के तरीके से करना है और उसमें प्रॉफिट कमाना है। जब बिजनेस बिजनेस के तरीके से करना और प्रॉफिट कमाना है तो कई दफा हम भूल जाते हैं कि अखलाकियात भी कुछ होती है। लोगों का हक मारना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ नाइंसाफी करना शुरू कर देते हैं। जैसे भाई ने कहा कि अगर 5 में से 1-2 चीजें खराब भी हो और हम मार्केटिंग इतनी जबरदस्त कर दें कि पता ही ना लगे, तो फिर क्या होता है कि हमारे ध्यान में सबसे पहले आइडिया आता है। ज्यादा प्रॉफिट का आइडिया तभी आता है जब आप अपने खर्चे कम करें। तो हमारे कुछ ड्यू खर्चे होने चाहिए, वो हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना प्रॉफिट करें। हम किसी का हक मारना शुरू कर देते हैं, हम सप्लायर्स के पैसे रोकना शुरू कर देते हैं, हम कस्टमर्स के साथ चालबाजी शुरू कर देते हैं, हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। तो किताब के चैप्टर में बताना चाह रहा है कि बिजनेस जो है वो आपने अनएथिकल तरीके से नहीं करना। जब एथिक्स को डिफाइन करते हैं तो किताब बड़ी बेचारी कंफ्यूज सी हो जाती है कि एथिक्स को कैसे बताए। तो वो कहते हैं ये एक फलसफा है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक थॉट अप प्रोसेस है, ये एक सोचने का नजरिया है। एथिक यानी कि जिसको मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं, ये फिलॉसफी की ब्रांच है जो डिफाइन करती है और आपको सही और गलत के दरमियान, गुड और बैड के दरमियान फर्क बताती है। कुछ सवाल उन्होंने पूछे, फॉर एग्जांपल क्या अकाउंटेंट को एनुअल रिपोर्ट की फिगर्स छुपा लेनी चाहिए ताकि कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे? क्या डॉक्टर को एक मरे हुए बंदे के ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए बगैर पूछे? क्या सिगरेट बनाना और मैन्युफैक्चर करना एथिकल बिजनेस है? क्या मीडिया कंपनियों को वो वाली प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी चाहिए जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं? क्या लॉयर को एक ऐसे बंदे को डिफेंड करना चाहिए जिसका उसे पता लग गया है कि ये फ्रॉडी है, ये गिल्टी है, इसको मैं लेके चलूं या ना लेके चलूं? बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं यहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट्स में से इस वक्त बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो सिगरेट पीने की आदत डेवलप कर चुके होते हैं। तो हम कैंटीन पे सिगरेट सब रख दें तो शायद बच्चे के लिए सबसे करीबी सिगरेट का पॉइंट हमारी कैंटीन हो। तो अगर हम बड़ा ओपनली ये काम करना शुरू करते हैं, इसको प्रमोट करें और कहें कि जी बेहतरीन नस्ल की हर तरह की जबरदस्त सिगरेट हमारे पास अवेलेबल होती है, तो शायद हम अपने प्रॉफिट्स में तो कंट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन शायद ये एथिकल हरकत नहीं होगी, शायद ये गलत चीज होगी। तो बिजनेस इसको ना किसी एक जगह ब्रेक लगा के सोचना होता है कि जो हम कर रहे हैं वो एथिकल है या अनएथिकल है। एथिक्स की बात करें तो वो कहते हैं बहुत सारी इसकी डेफिनेशन हमने कोई भी याद नहीं करनी, सिर्फ जस्ट समझने के लिए। इट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल या वैल्यूज। अब ये रिलेटिव बात है, मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज हर बंदे के फर्क हो सकते हैं। फिर किसी और ने कहा प्रिंसिपल, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को चलाने वाले जो प्रिंसिपल, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एथिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इशारे पे रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि आप अच्छे आदमी, आप नहीं चाहते कि आप सिग्नल तोड़ें क्योंकि उससे खतरा बढ़ जाएगा एक्सीडेंट होने का। लेकिन अगर दूर दूर तक बंदा ही नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको आपकी वजह से टक्कर लगे, तो इशारा तोड़ने में क्या बुराई है? तो हो सकता है एक बंदा इशारे पे बिला वजह रुका हुआ, वो भी एथिकल है। और एक बंदा ये सोचे कि जब नुकसान नहीं है तो मकसद तो दिमाग का है ना, दिमाग से उसने सोचा और उसने इशारा को तोड़ दिया। हाँ, अगर जुर्माना होगा तो इनमें से कोई भी नहीं तोड़ेगा, तो वो तो लॉ बीच में आ जाता है। लेकिन एथिक्स जो है, हर बंदे के एथिकल स्टैंडर्ड थोड़े से फर्क हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रूम में गए और आपने सोचा कि मैं पढ़ूं, 11 बजे का टाइम था, आपका रूममेट लाइट बंद करके सो रहा है। अब एक ही है कि मैं लाइट जलाऊंगा तो ये डिस्टर्ब होगा, तो ये अनएथिकल बात है कि मैं लाइट जलाऊंगी, बेचारा पढ़ते पढ़ते सो गया होगा, अब मैं क्यों लाइट जलाऊं। दूसरा हो सकता है आप सोचें इतनी जल्दी सो गया, सीए ऐसे तो नहीं होगा, ये तो रह जाएगा बेचारा, मैं लाइट जलाता हूं ताकि इसको भी आदत बने रात 12 साढ़े 12 तक जाग के पढ़ने की। अब आप लाइट जलाएंगे और आप कहेंगे मैंने एथिकल काम किया। पीछे आप लाइट जलाने को अनएथिकल काउंट कर रहे थे। तो ये जो नॉर्म्स, वैल्यूज हर बंदे की है ना, ये बड़ी मुनफरद होती है। तो सम टाइम एक बच्चा कहेगा जी मैंने छत पे पतंग उड़ाने जाना है, और वालिदैन कहेंगे बेटा मत जाओ। अब बच्चा कहेगा यार अजीब आदमी है, मना ही कर दिया मुझे, जबकि वो अपने तौर पे बच्चे की खुशी से ज्यादा देख रहे हैं कि बच्चे के लिए रिस्क है, वो नीचे गिर सकता है। तो इसका मतलब है बड़ों की वैल्यूज ये है कि बच्चे को हमने छत पे नहीं जाने देना, और बच्चा ये कहता है कि इनकी वैल्यूज होनी चाहिए कि मेरी खुशी में ये खुश हूं। तो बच्चा तड़प के कहेगा आपको मेरी खुशी से खुशी नहीं मिलती, कहेंगे नहीं, चपेट भी गिरा देंगे, और चपेट गिराते हुए मान रहे होंगे कि उन्होंने एथिकल हरकत की है। बात समझ आ रही है? तो ये एथिक्स क्या है?
मॉरल फिलॉसफी क्या है, ये चीजें ना हमेशा सब्जेक्टिव सी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, फिर कुछ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट डेवलप कर देते हैं, कुछ रूल्स वगैरह बना देते हैं कि जो भी बंदे हैं उन रूल्स को पढ़े और पढ़ के उन्हें समझ आ जाए कि हाँ भाई ये वाली चीजें हैं जो इस इदारे में फॉलो हो रही होती हैं। एथिक्स हर बंदे के पर्सपेक्टिव से फर्क है। अब क्या वो सारे ही ठीक हैं? वो सब अपनी अपनी नजर में ठीक है। हाँ, अब क्या इसका कोई स्टैंडर्ड है? प्रॉब्लम ये है कि यही प्रॉब्लम है कि एक यूनिवर्सल चीज पे सारे एग्री हो नहीं पाते। एथिक्स ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, सब्जेक्टिव चीज है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये डिपेंड करते हैं नीयत पे, और नीयत हर बंदे की सामने नहीं आती, वो ही बताता है कि मेरी नीयत क्या थी। वो जो दिमाग के अंदर नीयत चल रही है उसका कोई सेंसर नहीं है। तो नॉर्मली दुनिया पर्सपेक्टिव्स की जंग होती है। हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक सोचने का नजरिया होता है जो उसने बना लिया होता है, और वो अपनी कहानी में हमेशा हीरो होता है और दूसरा हमेशा विलन होता है। तो हमेशा वो अपने बच्चे को डांटेगा ये सोच के कि मैं इसका भला सोच रहा हूं, और जब वो छोटा होगा तो बड़े को देख के सोचेगा यार ये अजीब आदमी है, मुझे जो है ना वो खेलने नहीं दे रहा, और वो बड़े से नफरत करेगा। वो अपनी जगह सही होगा, ये अपनी जगह सही होगा। तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉमन रूल्स होते हैं कि जी बड़े अच्छे लोग होते हैं नॉर्मली। वालिदैन बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के ख्याल में बात करता है, लेकिन फिर हमारे पास ऐसे बड़े भी आ गए और ऐसे बड़े भाई भी आ गए जो अच्छे नहीं भी थे। तो इसका मतलब है ये एथिक की कोई कानून नहीं है। कानून होता तो मैं कहता ये चीज ऐसे 7 दिन में होनी चाहिए, ये चीज 10 दिन में ऐसे होनी चाहिए। ये एथिक्स है तो इसलिए हम इसके लिए कहते हैं कि भाई ये एक मॉरल फिलॉसफी है, ये दिमागी फिलॉसफी है। इसमें एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बिजनेसेस क्या करें? बिजनेसेस को कई दफा ऐसी सिचुएशन से फेस करनी पड़ेगी जहां एक चीज एब्सोल्युटली सही भी नहीं है और एक चीज एब्सोल्युटली गलत भी नहीं है। ये चैप्टर फिर हमें बिजनेसेस को किसी चीज को सही गलत के दरमियान डिसीजन लेने के लिए 2 मॉडल्स बताता है। उस मॉडल में समझेंगे कि वो हमें क्या बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल एथिक्स के बारे में जो उन्होंने कहा, तो अब क्या करेंगे, अब हर बंदे का अपना अपना नजरिया है। तो वाई नॉट के घर में एक जगह पे कानून की लिस्ट लगी हुई हो, बच्चे वालिदैन से कहें जी ऊपर छत पे जाके पतंग उड़ाना क्यों अलाउड नहीं है, वो कहेंगे देखो ये कानून 1965 से दीवार पे चिपका हुआ है, हमने भी फॉलो किया और हमारे बड़ों ने भी फॉलो किया। इसकी शिक नंबर 3 में क्या लिखा है? ऊपर छत पे जाके पतंग उड़ाना मना है। तो जब चीजें इस तरह से राइटिंग में होंगी और एक पूरी दुनिया उसे फॉलो करती आ रही होगी, तो फिर लोगों को समझाना बताना आसान हो जाएगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इस मसले का हल निकाला है, एथिकल कंडक्ट की कुछ किताब बना देते हैं। एक एम्प्लॉय जब पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको एक बुक थमा देते हैं, हमारे रूल्स और प्रिंसिपल और वैल्यूज की ये किताब है, ये पढ़ो, इसमें जो लिखा हुआ है तुमने उसको फॉलो करना है। उससे क्या होता है 80 to 90% मसले हल हो जाते हैं। लेकिन स्टिल हर बंदा एक अलग फिल्टर तो है, तो हर बंदा अपने अपने तरीके से अलग अलग सोचेगा। तो इस मसले का परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर बंदे को हमेशा लगता है वो ही हीरो है। आपको हमेशा हर काम करते हुए लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो भी आपको लगता है सही कर रहे हैं, जब आप नहीं पढ़ रहे होते तो भी आपको सही लगता है। जब आप एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं तो कहते हैं हाँ मुझे रेस्ट की जरूरत है, यस मैं देखूं, ये रील्स देखूं ताकि मैं फ्रेश हूं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो भी आप कहते हैं कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, रील तो देखने वाले फजूल लोग हैं। तो आप रील देखने वालों को कहेंगे तुम फजूल हो, वो कहेगा तुम फजूल हो, तुम पढ़ते रहते हो तुम्हारा भी फेल हो जाना है, जो फेल ही होना है तो कम से कम रील ही देख ले बंदा। तो ये एक बड़ी बहस है, इसलिए ना किताब ने बताया कि ये फलसफा है और ये कह के आगे निकल गई। हाँ, लेकिन एक अब मजेदार बात ये है कि एक बिजनेस, क्या एथिक्स में बिजनेस सेंस है? एथिक्स हमेशा जब हम देखते हैं ना तो ये खर्चे वाली आइटम लगती है। आप लोगों को सिगरेट नहीं बेचेंगे जो खरीदना चाह रहे हैं, आपके वालिदैन आपको नहीं रोक रहे, आपके दोस्त आपको नहीं रोक रहे, आपके अंदर का अच्छा इंसान आपको नहीं रोक रहा, आपका समाज आपको नहीं रोक रहा, तो मैं कौन होता हूं आप लोगों को रोकने वाला? कर दूं सप्लाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अगर मैं उस सब के बावजूद भी कि आप सबको पीना सिगरेट सही लग रहा है, लेकिन मुझे अगर गलत लग रहा है और मैं अगर वो सिगरेटें नहीं रखूंगा तो अल्टीमेटली नुकसान में मैं ही होऊंगा। तो मैं अगर अपनी फैक्ट्री के ऊपर धुआं जो निकल रहा है उसके ऊपर 6 लाख की कंस्ट्रक्शन करा के उस धुएं की क्वांटिटी कम कर दूं, क्यों? सभी तो धुआं निकाल रहे हैं। तो एथिक्स पे चलने की ज्यादातर एक कॉस्ट होती है। तो लोग फिर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हमारे पास आके कहेंगे जी सीए कितने अरसे में होता है, जब हम बता दें कि जी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 साल तक लग सकते हैं, तो आप तो एडमिशन नहीं लेंगे। और एक और कॉलेज में आप जाएंगे, सीए कितने अरसे में होता है, वो कहेंगे 3.5 साल में हो जाता है। वो कहेंगे यार इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही 3.5 साल में करा देते हैं। तो हमने जो सच बोला हमें कॉस्ट देनी पड़ गई। तो एथिक्स की कॉस्ट है, तो अगर एथिक्स की कॉस्ट है तो बिजनेस के लिए तो कॉस्ट बड़ी घटिया चीज होती है। कॉस्ट प्रॉफिट को कम कर देती है।
बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, याद है ना। तो इसका मतलब है बिजनेस को एथिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स हैव कॉस्ट। बट अब किताब हमें समझाएगी कि देखो एथिक्स की शॉर्ट टर्म कॉस्ट है। आज उस बच्चे को आपने सच बताया और आपके आसपास वालों ने झूठ बताया, बच्चे को 6-7 महीने में सच पता लग ही गया। अब उसे पता है कि यार एक कॉलेज जो सच बोल रहा था और एक कॉलेज झूठ बोल रहा था। अल्टीमेटली उस कॉलेज ने एक दफा झूठ बोल के एक सेशन के लिए बच्चा पढ़ाया, आपने सच बोल के 6-7 साल तक बच्चा पढ़ाया। तो आज अगर हमारे पास फाइनल में बहुत ज्यादा बच्चे आके पढ़ रहे हैं जबकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने कैफ की जर्नी में हमें सच बोलते देखा है। उन्होंने कैफ की जर्नी में हमें उस तरह की चालबाजियां करते नहीं देखा जो कि मार्केट में सारे लोग कर रहे हैं। जो एक दफा बच्चे से पैसे ले ले, 5 मिनट बाद आके बच्चा कहे मुझे पैसे वापस कर दे, मेरा इरादा बदल गया, हो गया तो कहाँ एंट्री हो गई, जाओ चल करो। तो अब अगेन पॉइंट ये है कि एथिक्स हैव सम कॉस्ट, लेकिन अगर हम दुनिया को, कमर्शियल दुनिया को समझा सकें कि देखो एथिक्स कमर्शियली भी जबरदस्त चीज है। क्यों? हम अगर सच्चे हैं ना तो हमारे टीचर हम पे भरोसा ज्यादा करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज वाले बहुत झूठे हैं तो टीचर कहेंगे नहीं यार इनके साथ डील नहीं करना, ये झूठे लोग हैं, इनकी तरफ नहीं जाना। तो सच्चे लोगों को अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे एम्प्लॉइज को बड़ा फख्र होगा कि वो एक ऐसी अच्छी जगह पे हैं जो सच बोलते हैं, जो बेईमानी नहीं करते, चालबाजी नहीं करते। तो फिर वो बच्चे जिनको समझ आ जाए कि यार ये सही लोग हैं और वो गलत लोग हैं, तो लॉन्ग टर्म में लोग उसी तरह की तरफ आएंगे जो कि सच्चा था। तो अगर एक कमर्शियल कंपनी की बात करें तो उसके कस्टमर्स उससे बात करते हुए डरेंगे नहीं कि यार ये झूठे लोग नहीं है, मेरे साथ प्रोडक्ट में धोखा नहीं करेंगे, सर्विस में धोखा नहीं करेंगे। एम्प्लॉइज ऐसे इदारे में आना फख्र महसूस करेंगे कि भाई यहाँ पे मैं होऊंगा तो जब भी मार्केट में बात होगी यार फलाना तो बड़ा एथिकल इदारा है, तो उन्हें खुशी होगी, वो कहेंगे मैं भी इस इदारे में होता हूँ। फिर उन्हें पता है मेरे साथ भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब एम्प्लॉई को पता है कि ये झूठे हैं और कस्टमर से झूठ बोलते हैं, तो कल को हमारे साथ भी झूठ बोल सकते हैं, कस्टमर का कबाड़ा कर देते हैं, हमारा कबाड़ा भी कर सकते हैं। तो आपके सप्लायर, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, ये सारे लोगों को भी लॉन्ग रन में एथिकल इदारा ज्यादा पसंद आएगा। फिर फर्ज करें एक इन्वेस्टर, उसने इन्वेस्ट करना, उसके पास 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ 2 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ या यहाँ। ये झूठे मकार फरेबी लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन जो है वो सही से बताते हैं, और वो वाले कभी भी बड़ा सा चूना लगा सकते हैं। तो कहाँ लगाए वो पैसा? जो सच्ची रिपोर्ट्स देते हैं, जो सच्ची बात करते हैं। तो इन्वेस्टर भी एथिकल बिजनेस को ज्यादा पसंद करता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में अनएथिकल बिजनेस छोटे मोटे फायदे उठा जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में एथिकल बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ किताब बताना चाह रही है कि एथिक हैव सम बिजनेस सेंस, एथिक्स में भी कमर्शियल सेंस है। एथिक इतनी बुरी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेशन के एंड पे हम लोग जनाब 12-12 दिन, 15-15 दिन इस तरह से करके क्रैश कोर्स करा रहे हैं, और हमारा ये है कि वो बच्चे जो आखिरी महीने में आ गए हैं बस हम किसी तरह से जान मार के उनको सिलेबस रिवाइज करा दें। ये एक्टिविटी इस वक्त ना करने से हम बड़ी सुकून वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। क्लासें खत्म हो गई हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो अगर हम 12 दिन का क्रैश कोर्स ना करें, फॉर एग्जाम्पल, ये तो बेचारा सब्जेक्ट छोटा था, तो अगर हम क्रैश कोर्स ना करें, मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। कोई मेरे से पूछे जी क्यों करते हो क्रैश कोर्स, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं जो है ना वो ये बच्चे जब आखिरी महीने की तरफ जा रहे होते हैं तो मुझे अंदाजा है कि इनके कितने सारे पेंडिंग लेक्चर्स होते हैं। तो मेरा दिल नहीं मानता, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं कम टाइम में ज्यादा कवर करा सकता हूँ, तो व्हाई नॉट कि हम इस तरह के क्रैश कोर्स करके इन लोगों को फायदा दें। अब फर्ज करें एक बंदा आ जाए कि यार आपको तो बिजनेस नहीं करना आता, इस तरह की अच्छी चीजों से बिजनेस नहीं चलता, क्रैश कोर्स करा दोगे तो बच्चा कैसे आएगा? अगर आपने फ्री प्रोडक्ट दे दी और यूट्यूब पे बांट दी तो फिर बात कैसे चलेगी? अभी मतलब पिछले से पिछले मंडे को बिजनेस लॉ डायनामिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 7,000 पे व्यूज पहुंच गए उसके। 10,000 बच्चे अपीयर हो रहे होंगे, 7,000 देख चुके हैं। हो सकता है कुछ ने डबल दफा देख लो, फिर भी 5-6 हजार लोगों ने देख लिया। तो जब इतने सारे लोगों ने देख लिया तो बिजनेस तो मर गया, फिर मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं? तो इसमें कोई बिजनेस नजर आता है? ठीक है, जब इसको कमर्शियल टोन में देखें, या फर्ज करें मुझे किसी को कमर्शियली समझाना पड़े, मैं कहूँ यार को अकल को हाथ मारो। इस वक्त बच्चा परेशान था, तो बच्चे को इस टाइम पे जिसने सपोर्ट किया, बच्चा कह ये अच्छे लोग हैं, फिर उसको एनर्जी नजर आई, फिर वो कह यार अगर ये 12 दिन में इतनी आतंक मचा रहे हैं तो 4 महीने में तो लुट मचा देते होंगे। और फिर जो है वहां लोगों को जोशो खरोश भी नजर आया, फिर उसे लगा यार इस टीचर की क्लास में सारे ही पढ़ते हैं,
हालांकि वो टाइम ही ऐसा है जिसमें हर बंदा पैनिक हुआ हुआ है यार पढ़ना है पढ़ना। बच्चे ने कहा यार ये चौकस आदमी है, ये इसकी क्लास में आओ तो हर तरफ एक माहौल बना हुआ होता है पढ़ने का, अपनी क्लास में तो 4 महीने से माहौल ही नहीं बना था। 10% लोग अगली दफा अगर एडमिशन ले लें किसी और सब्जेक्ट में, जिसने क्रैश की वीडियो देखी और पूरा सेशन नहीं पढ़ा था, क्रैश की वीडियो देख के 40+ पे पहुंच गया, उसने कहा यार ये जो है ना मुझे बड़ा देर से पता लगा था क्रैश का, तो या तो वो क्रैश ही देखता रहेगा या अगली दफा कहेगा अच्छा भाई मैं एडमिशन ले लेता हूं ताकि इस दफा मैं पेपर पास कर लूं। तो धक्के से इस एथिकल सेंस में से भी बिजनेस सेंस निकालने की कोशिश करें तो निकल सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए या बिजनेसेस को क्या चाहिए या मैनेजर्स को क्या चाहिए, अपने सेठों को समझाएं कि एथिक्स की बिजनेस सेंस है। अदरवाइज अब वही वाली बात है कि ये अब इदारा अगर किसी और के कंट्रोल में हो और जो है वो कहे कि आब्दी साहब आप अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, इससे हमारा सिर्फ खर्चा ही लग रहा है, तो फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा उनकी कमर्शियल जबान में कि नहीं देख लें ये जो ये बच्चे आ रहे हैं आप एक काम करें, इनसे अटेंडेंस लें, इनके नंबर लें, फिर उसके बाद ठका ठक इनको मार्केटिंग के मैसेजेस करें, इनके इनबॉक्स में जा जाके आतंक मचाएं, यहां से आप एडमिशन लेके आए। आप बिल्कुल जीरो पे बैठे हुए थे, आपको सैकड़ों लोग नजर आ गए, अब इन सैकड़ों लोगों को पकड़े और इनके ऊपर काम करें। तो YouTube पे जितने लोगों ने व्यू किया, जितने भी व्यू किए वो किसी ना किसी गूगल की आईडी पे बैठा हुआ होगा, YouTube के साथ फलाना टूल कनेक्ट करें, वो उन 7000 बच्चों का गूगल हमें दे देगा, कर दें ईमेल, डालें उनको मैसेजेस, दें उनको नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे, तो ऑटोमेटिकली एथिकल चीज में से भी अल्टीमेटली बिजनेस निकलेगा। क्यों? बिजनेस क्या है, लोगों को सर्विस देता है, और अगर अच्छी सर्विस देगा तो लोग ज्यादा आएंगे। तो बिजनेस में एथिक्स ऐड हो जाने से बिजनेस को शॉर्ट रन में नुकसान होता है, बट लॉन्ग रन में फायदा होता है, उसका इमेज बेहतर होता है, उसकी गुडविल बेहतर हो जाती है। किताब से पूछे तो उन्होंने कहा आपके एम्प्लॉय की कमिटमेंट, एम्प्लॉय ट्रस्ट करते हैं कंपनी लोगों के लिए काम कर रही है, एम्प्लॉय फील करते हैं कि अगर उनका एम्प्लॉयर फॉलो नहीं कर रहा है एथिकल स्टैंडर्ड तो फिर वो भी रूल्स तोड़ेंगे। अक्सर लोग कहते हैं यार ठीक है ये लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे कर दिया तो क्या हो गया। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन्वेस्टर मेनली तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को देखता है, लेकिन अल्टीमेटली वो देखता है कि कहां ज्यादा एथिकल तरीके से चीजें चल रही हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एथिकल कल्चर कंपनी को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये कंपनी जो एथिकल चल रही है देर तक चलेगी और जो ना एथिकल चल रही है वो कभी भी डूब सकती है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी एथिकल कंपनी के साथ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आपके बच जाएंगे, आपको पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा इस तरह के नुकसान नहीं होंगे। तो एथिक्स डू हैव अ कमर्शियल सेंस, सिर्फ ऐनक बदल के देखनी है। अगर आप शॉर्ट रन में देखेंगे एथिकल को तो वो हमेशा गलत होगा। एक शरीफ आदमी, आप कहते हैं यार ये शरीफ आदमी, इसको तो जमाना खा जाता है, ये तो बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, सारे लूटेंगे, और सबको पता है यार ये बेवकूफ सच बोलता है। वो ऑडिट फर्म्स जो हमेशा सच्चा ऑडिट करती हैं, लोग कहते हैं लो यार ये तो सच्चा ऑडिट करती है, उनसे जब 2 नंबर काम कहते हैं वो नहीं करते, जब उनसे दो नंबर काम नहीं करते तो क्लाइंट छिन जाता है। लेकिन इस क्लाइंट ने कल को करोड़ों का कोई ऐसा काम करना हो जिसमें वो चाहे कि फर्म बड़ी ईमानदारी से करे, तो उसे एक बात पता है यार वो फर्म 2 नंबरी नहीं करती। तो लोगों ने 2 नंबरी करके छोटे छोटे से ऑडिट्स के क्लाइंट छीन लिए, और जो 1 नंबर था उसने एक ही दफा 2.5 करोड़ की असाइनमेंट पकड़ी और उसमें 2 महीने में वो प्रॉफिट बना लिया। तो सच लॉन्गर रन में मजेदार चीज है, शॉर्ट रन में मजेदार चीज नहीं है। प्रॉब्लम ये कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए ना, तो जो सच बोल रहा होता है वो नुकसान में आ रहा होता है, जब नुकसान में आ रहा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। फिल्मों में हीरो के साथ कितनी बुरी होती है, शुरू से लेकर एंड तक बुरी हो रही होती है, लेकिन एंड पे वो एक ऐसी पिटाई लगाता है विलन को कि उसके बाद जो है ना वो लड़की भी हीरो को मिल जाती है और जो है वो पैसा भी हीरो के पास आ जाता है, और चलो जी खत्म कहानी। ठीक है, सामने वाले सारे एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो लड़की वाली बात भी हो गई और पैसों वाली बात भी हो गई, 2 ही तो ख्वाहिशात हैं। नहीं जी, वापस नजर आते हैं। अब हमने बात की कि ये एथिकल इश्यूज में प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी चीज एब्सोल्युटली सही और एब्सोल्युटली गलत नहीं होती। एक ही वक्त में एक फैसला आपको सही भी लग रहा होता है और एक फैसला गलत भी लग रहा होता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्लियर डिस्टिंक्शन होती है, लेकिन एथिकल डायलेमा तब आता है जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपस में कंफ्लिक्ट होती हैं। कोई एंटायरली राइट और रॉन्ग नहीं होता, सारी चीजें देखने में सही लग रही होती हैं, अच्छा भी लग रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है, ठीक भी लग रहा होता है, गलत भी लग रहा होता है। तो कई फैसले, वही वाली बात, सिगरेटें रखना। अब अगर हम आपके लिए सिगरेटें ना रखें और हर लेक्चर के ब्रेक में आप जाके सिगरेट ना पी सकें, तो होगा ये कि सिगरेट जब मना हो गई तो आप अपने साथ बोतलों में लिक्विड भर के ले आया करेंगे कोई, और फिर ब्रेक में वो लिक्विड पी लिया करेंगे। तो आपको अगर उस लिक्विड पीने से बचाना है तो सिगरेटें दे देनी चाहिए। तो आपको सिगरेट देना
अनएथिकल, और सिगरेट ना देना और ज्यादा अनएथिकल। सिगरेट नहीं देंगे तो आप चर्च पे लग जाएंगे, तो आपको चर्च से बचाने के लिए आपको सिगरेट दे दी जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब वही वाली बात है, कार्बोनेटेड ड्रिंक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं होगी और वो नहीं पिएंगे तो आप कुछ और अलम गलम खा लेंगे, वो ज्यादा नुकसान दे। कार्बोनेटेड ड्रिंक फिर किसी कंपनी ने किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई होगी, वो आपको शायद थोड़ा सा कम तकलीफ दे। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक रख दी और आपको मार्केट में मौजूद जो मुख्तलिफ लोग स्टॉल पे देसी ड्रिंक्स बना के दे रहे होते हैं उनसे बचा लिया। तब एक प्रॉब्लम है, कोई भी चीज एब्सोल्युटली सही नहीं होती और कोई भी चीज एब्सोल्युटली गलत नहीं होती। सेशन के एंड पे क्रैश कोर्स कराना बहुत अनएथिकल है। बच्चे बिला वजह सेशन के मिड से सोचना शुरू कर देते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, एंड पे आप सबका क्रैश कोर्स आएगा वही पढ़ूंगा। बहुत ही गंदी चीज है ये तो। और दूसरी तरफ से सोचें तो बड़ी अच्छी चीज है, अगर एंड तक चीजें पैनिक हो गई, नहीं कंट्रोल हुई, कोई बात नहीं है, क्रैश कोर्स आएगा हम कवर कर लेंगे। तो एक तरीके से सोचेंगे क्रैश कोर्स गलत हो जाएगा, एक तरीके से सोचेंगे क्रैश कोर्स सही हो जाएगा। एक तरफ से सोचेंगे तो क्रैश में जब बच्चों को पढ़ा दिया तो बिजनेस को पैसे ही नहीं मिलेंगे, और एक तरफ से सोचें तो ठीक है जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो औरों को रेफर करेंगे, शायद अगले सेशन में एडमिशन हो जाए। तो एक ही चीज सही भी हो सकती है, एक ही चीज गलत भी हो सकती है। तो एथिकल डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई एब्सोल्यूट राइट रॉन्ग नहीं होता, आपको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ता है। जैसे ड्रामो में सिचुएशन बन जाती है कि एक ऐसी जगह पे आप आके फंस जाते हैं कि ये वाली बात करने में भी मसला है और ये बात ना करने में भी मसला है। घरों में कई दफा इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं कि बेटा छुट्टियां आ रही हैं, घर आ जाओ, थोड़ा टाइम घर स्पेंड कर लो। एक तरफ बहुत अच्छा लग रहा है, घर जाएंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा है, हर वक्त से पढ़ाई तो नहीं होती, थोड़ा सा उनकी खिदमत भी करनी है। लेकिन एक तरफ एक और प्रॉब्लम भी है, जब जाएंगे उनकी खिदमत करेंगे, वहां रुकेंगे, टाइम गुजारेंगे, तो उसके बाद फिर इतने सारे दिन गुजर जाएंगे कि लगेगा कि अब तो पेपर ग्रिप में ही नहीं है, पेपर छोड़ देंगे, और अगर पेपर छोड़ दिया तो उन्हीं का ही नुकसान हो जाएगा बेचारों का, अगली दफा उनको ज्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे, और आपका जो टाइम लगा आपको भी तकलीफ होगी, उन्हें भी तकलीफ होगी। तो घर जाना एथिकल भी और घर जाना अनएथिकल भी है। इस वक्त छुट्टी करके घर जाने में फायदा भी है और इस वक्त घर छुट्टी करके घर जाने में नुकसान भी है। तो घर जाएं या ना जाएं? घर जाएं और किताबें ले जाएं। तो जब तक वालिदैन जागे हुए उनको टाइम दे, जब वो सो जाएं तो आपने तो रात जागना ही होता है, पढ़ते रहे। तो इसका मतलब है कोई दरमियाना सोल्यूशन निकालना होगा, एब्सोल्युटली किसी एक तरफ जाना सही नहीं है। तो अब ये सिचुएशन एथिकल डिलेमा है। एथिकल इशू एक प्रॉब्लम, सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी है जो रिक्वायर करता है कि इंडिविजुअल ग्रुप वगैरह को कि डिफरेंट एक्शन में से चूज करे कि मुझे अब क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तो उसमें दो अप्रोचेस जो हमारी किताब में बताती है, ट्रिपल ए मॉडल, टकर 5 क्वेश्चन मॉडल। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का एक मॉडल और एक टकर 5 क्वेश्चन मॉडल है। ये हमें बताते हैं, जनरली कोड ऑफ एथिक्स भी मौजूद है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप बाकी पेपर्स में पढ़ते हैं। यहाँ हम इन दो मॉडल्स की बात करेंगे। ये दो मॉडल्स क्या बताते हैं आपको, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक से ज्यादा वो है, अगर एक प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सोल्यूशन है तो आप क्या करें और किस तरफ जाएं। तो अब अगेन मॉडल, जब भी मॉडल आता है तो आपको मॉडल के एलिमेंट्स जो है वो कम से कम याद होने चाहिए। कुछ लोग उसके अंदर की लाइनें भी याद कर लेंगे और कुछ सिर्फ मॉडल्स की हेडिंग याद कर लेंगे। अंदर की लाइनें भी याद करने में इतना ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, आपने 10 12 13 सफ़े के ऊपर सारे मॉडल्स की शक्ल बना लेनी है, उसको एक दफा याद कर लेना है। BIA में मैनेजरियल पोर्शन समझने की नीयत से पढ़ना है हमेशा, और अगर याद कुछ करना है तो वो सिर्फ ये मॉडल्स है। ट्रिपल ए मॉडल क्या है? ट्रिपल ए मॉडल ये है कि आप एक प्रॉब्लम पकड़ो और उस प्रॉब्लम पे 7 स्टेजेस से गुजरो, स्टेप बाय स्टेप। जब 7वीं स्टेज तक पहुंचोगे तो उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ डिसेंट सॉल्यूशन निकाल चुके होगे। रेगुलर क्लास में हमने एक दो एग्जांपल्स देखी थी। इस वक्त कोई एथिकल डायलेमा की एग्जांपल क्या ली जाए जो रेगुलर में ना देखी हो? बसंत, कॉलेज की छत पे बसंत मनाने की इजाजत। कॉलेज को बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी कॉलेज को बसंत पे ना सिर्फ छुट्टियां देनी चाहिए बल्कि कॉलेज की छत पे बसंत मनाने का एक बड़ा भरपूर इंतजाम होना चाहिए। ठीक हो गया। पहला स्टेप, एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले मुद्दा समझें, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। मेरे से कोई पूछेगा क्या मसला है, मैं कहूंगा भाई कुछ बच्चे वो बसंत मनाना चाह रहे हैं, पतंगे उड़ाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने बसंत अनाउंस कर दी है और 3 से 4 दिन की छुट्टियां दे दी है। फैक्ट्स समझ आई? अगला स्टेप, आइडेंटिफाई द एथिकल इशू। क्या फैक्ट तो बता दिया, मसला क्या है? मैं कहूंगा जी जाने जा सकती हैं।
नुकसान हो सकते हैं, हाथों पे डोर फिर सकती है, पढ़ाई का कीमती टाइम बर्बाद हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस वक्त जो एथिकल इशू है वो ये है कि हमें इन बच्चों को खेल कूद की और खासतौर पे ऐसा फेस्टिवल जिसमें अक्सर जाने चली गई हैं माजी में, इसकी इजाजत देते हुए डर लगता है। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस। पहले स्टेप में आपने कहा मुद्दा क्या है, दूसरे में बताया एथिकल इशू क्या है, तीसरे में बताएंगे कि समाजी एतबार से वो कोई कितनी को मजे की और कितनी को फजूल चीज है। जिस समाज या जिस शहर में हम बैठे हैं वहां बसंत एक फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है, लोग बड़ी खुशी खुशी उसको मनाते हैं। फिर आप लोग बसंत को पसंद करते हैं, लेकिन आपके घर में मौजूद वालिदैन बसंत को पसंद नहीं करते, कॉलेज बसंत को पसंद नहीं करता, लोगों का टाइम बर्बाद करना कॉलेज को अच्छा नहीं लगता। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे कि कौन कौन से इसमें नॉर्म्स, वैल्यूज इन्वॉल्व है उस इलाके के हिसाब से। हो सकता है कि ऐसा इलाका हो जहां वैसे ही बसंत या पतंग उड़ाने का मतलब कुफर माना जाता हो, तो उस इलाके की वैल्यूज के मुताबिक तो बसंत बिल्कुल ही आउट है। हम इस वक्त जिस शहर में, शायद इस शहर में बसंत लोगों को एक फेस्टिवल लगता है। तो तीसरी चीज क्या है, नॉर्म्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज देखिए उस केस से रिलेटेड लोगों के जज्बात, एहसासात क्या है, किस्सा क्या है, एथिकल प्रॉब्लम क्या है, और जिन लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की समाजी वैल्यूज क्या हैं। अब वही वाली बात है, मैं खुद ही सोचता रहा हूं कि बच्चों को सिगरेट नहीं मिलनी चाहिए और बच्चे जो है ना सारे सिगरेट पीते हो, और सिगरेट ना मिले तो वो चर्च पे चले जाए। तो शायद मैं जब डिसीजन ले रहा हूं, अपना एथिकल डिसीजन ले रहा हूं, तो शायद मैंने समाज को भी देखना है कि समाज किस तरह से सोच रहा है। चौथी चीज, जितने भी अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं आइडेंटिफाई कर लें। कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि इस तरह से बसंत, तो अब क्या क्या हो सकता है। वो छुट्टी भी चाह रहे हैं, वो बसंत भी चाह रहे हैं, और कॉलेज की छत भी चाह रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि हम छुट्टी देते हैं, बसंत ना मनाएं और कहीं घरों में जाके बसंत मनाओ। एक ऑप्शन है छुट्टी भी दे दें, छत भी दे दें और बसंत के लिए पूरा माहौल भी दे दें। तीसरा है छुट्टी दे दें, बसंत की इजाजत दें, लेकिन एहतियाती तदाबीर कर लें। चौथा है छुट्टी भी दे दें, बसंत की इजाजत भी दे दें, लेकिन कहीं छत पे नहीं, सर्विस रोड पे साइड पे कनाते लगा दो और एक पोर्शन बना दें कि हमारे बच्चे बसंत मना रहे हैं, इन्हीं दरख्तों में बज रही हूं जा जाके पतंगे। अल्टरनेट, क्या क्या अल्टरनेट कोर्स। अब जब अल्टरनेट आपने लेने हैं तो लोगों के जज्बात, एहसासात की परवाह नहीं करनी है, आपने सोचना है मेरे पास क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पांचवें में आपने हर अल्टरनेट को पकड़ना है और जो तीसरे स्टेप के जज्बात थे उसके साथ कंपेयर करना है, ताकि आप किसी एक नतीजे पे पहुंच सकें, या आप ये देख सकें कि कौन सी ऑप्शन कितनी मजेदार है। ऑप्शन नंबर 1, छुट्टी भी ना दी जाए, बसंत भी ना मनाई जाए। जज्बात पे गहरा असर पड़ेगा, बच्चों का दिल टूट जाएगा, बच्चे फूट फूट के रोना शुरू कर देंगे, कहेंगे ये लोग हर वक्त पढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, पहली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस कम हो चुके हुए हैं, ऊपर से जो है वो जिस दिन मैच है उस दिन बारिश भी है, और जो है वो इंडिया से मैच नहीं खेल रहे, खाम खा के 2 पॉइंट चले जाएंगे। यानी आप चाह रहे थे कि बकायदा मैच खेल के 2 पॉइंट जाते, भाई 2 पॉइंट तो चले ही जाने थे, उनसे तो हारना ही होता है, तो चलो अच्छा इज्जत से हार जाए, क्योंकि हमने खेला ही नहीं, हम है ना खेलते तो जलील होके हारते। अब ये देखे ना जज्बात मजरू हो गए, ये भी समझना है कि लोगों के जज्बात, अब क्रिकेट के बारे में कमेंट किया और लोग जो है ना उनके दिल टूटना शुरू हो गए। तो अगेन सबसे पहले हमने कहा नहीं बसंत नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई छुट्टी नहीं, तो ये वाली ऑप्शन से लोगों के जज्बात मजरू हुए। दूसरा, छुट्टी दे दी और कहा घर जाके बसंत मनाओ। अब जज्बात अगर इनके शहरों में वो हैं कि लोगों को बसंत पसंद है और इनके जज्बात ये हैं कि इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, तो शायद ये तो बड़ा मजेदार सा सलूशन है। अब ये चौथे से रिलेट नहीं कर रहा। चौथा क्या है, चौथे में आप कह रहे हैं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तीसरे में कह रहे हैं जज्बात क्या है, और पांचवें में हर ऑप्शन पकड़ के उसको जज्बात के साथ मैच कर रहे हैं। जब ऑप्शन सोचिए तो जज्बात इग्नोर कर देना है, और जब जज्बात सोचें ऑप्शंस इग्नोर कर देना है। वरना पता क्या होता है, हम जब सोल्यूशन और लोगों को साथ साथ सोच रहे होते हैं ना तो दिमाग काम ही नहीं करता। हमने कहा यार तुम लोग साइड पे जाओ, मैं सोचता हूँ मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये 10 ऑप्शन है, अच्छा तुम लोग क्या कह रहे हो, हमारी ये 10 बातें हैं, इस ऑप्शन को लेके मैच करूं, इस ऑप्शन को मैच करूं, तो क्या होगा, मैंने जो 10 बातें इंडिपेंडेंटली सोची हैं और जो इनके जज्बात हैं जब आपस मैच करूंगा तो 4 बेहतर सोल्यूशन रह जाएंगे और 6 वाइप आउट हो जाएंगे। पहला है मुद्दा डिफाइन करें, दूसरा है एथिक्स क्या इन्वॉल्व है,
तीसरा है उस तरफ उस इलाके के लोगों के नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है। चौथा, क्या क्या अल्टरनेट्स मौजूद हैं इस प्रॉब्लम के। पांचवा, हर अल्टरनेट को लोगों के जज्बात, एहसासात, वैल्यूज के साथ मैच करते जाएं। तो हमने सारे अल्टरनेट्स को जब मैच किया तो पता ही लगा कि छुट्टी देके घर भेजना सबसे ज्यादा मजेदार काम है। उससे थोड़ा सा कम मजेदार काम है कि हम यहीं छत पे जरा ज्यादा एहतियात के साथ इजाजत दे दें। और एक और काम है जो कि हमें मजे का लग रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सड़क पे कनात लगा दें, लेकिन आपको पतंग के हिसाब से वो बहुत मजेदार नहीं लग रहा। अब क्या करें, तमाम आउटकम्स के कॉन्सिक्वेंसेस देखें। जब मैं आपको ये ऑप्शन दूंगा तो आप कितना तड़पेंगे, जब ये ऑप्शन दूंगा कितना तड़पेंगे। इस ऑप्शन से नुकसान छत से गिरने का नुकसान है। छत वाले केस में हमेशा गिरने का खदशा है, सड़क पे गिरने का खदशा नहीं है। ठीक है, सड़क पे गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। अगेन मैं सड़क से मुराद था सर्विस लेन जिस पर हमने लेफ्ट राइट कनात लगाई हुई और अपना एक प्राइवेट बसंत एरिया बनाया हुआ है। दो रोड की तरफ जा सकती है। बच्चा जज्बाती होगी अपनी पतंग बचाने के लिए, अपनी 10 रुपए 15 रुपए की पतंग, खैर अब तो पतंग भी महंगी होती होगी, जमाने बदल गए हैं। ठीक है, तो वो 100-150 की पतंग बचाने के लिए बच्चा अपना जो है ना 100-150 करोड़ की जिंदगी दांव पे लगा दे, तो वो भी गलत है। तो आपने क्या किया, आपने हर आउटकम का वो देखा, कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और अब उसकी बेस पे आपने एक प्रोफेशनल डिसीजन ले लिया कि मुझे क्या और किस तरह से करना चाहिए। यानी असल में ये एक बड़ी स्लैंग एग्जांपल हमने अचानक से ली थी। ये ऑब्वियसली ये एक बिजनेस एग्जांपल नहीं थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप दुनिया की कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए, आपने मुद्दा आइडेंटिफाई करना है, एथिक्स आइडेंटिफाई करना है, उधर जो यूजर्स है उनके जज्बात, सोच, एहसासात देखने हैं, ऑप्शंस देखने के क्या क्या है, क्या क्या लिए जा सकते हैं, फिर उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है जज्बात, एहसासात के साथ, फिर उनके नुकसान देखने हैं, और अल्टीमेटली किसी एक पढ़े लिखे फैसले पे आ जाना। और नजर आना चाहिए कि ये आपका बड़ा थॉट अपॉन प्रोसेस था। एक जमाने में एक एथिकल डायलेमा की एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है कि नाइकी जो है वो अफ्रीका में अपने कुछ प्रोडक्शन के सेंटर्स लगा रहे थे। ये क्या करते थे, वहां छोटे बच्चों को अपने पास हायर करते थे और सॉर्ट ऑफ चाइल्ड लेबर यूज कर रहे थे। दुनिया ने एकदम से जो है वो ये सुना और उन्होंने नाइकी का बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि जी ये लोग जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर, तो ये अनएथिकल हरकतें कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन निकालना था नाइकी ने। 7 स्टेप्स आपके पास मौजूद है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। फैक्ट ये है कि अफ्रीका में एक प्रोडक्शन हो रही है और वहां पे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फैक्ट्स हैं। एथिक क्या इन्वॉल्व है, चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइट हो रही है, गरीब मुल्क में चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइट की जा रही है। तीसरा, उस इलाके के लोगों के जज्बात समझने हैं। वो जिस इलाके में मौजूद थे उस इलाके में बच्चे हमेशा काम पे जाते थे और बच्चे घर नहीं बैठते थे, तो उस इलाके के लोगों को चाइल्ड लेबर का लफ्ज भी नहीं पता था। वो ये मानते थे कि बच्चे तो पैदा इसलिए हुए होते हैं कि उन्होंने काम करना होता है, वो छोटी सी एज से काम करते हैं, बड़े होकर तगड़े स्ट्रांग आदमी बन जाते हैं, अपना रोजी रोटी कमाना इनको आता है। उस इलाके के लोगों को, बच्चों को वो काम करवाने से कोई मसला नहीं था, पढ़ाई उन्हें बड़ी जहर लगती थी। उन्हें लगता था पढ़ने लिखने वाले लोग जो है ना खामखा जो है ना फिर अफ्रीका छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं, अपने वतन के काम ही नहीं आते। तो उस इलाके के लोगों के जज्बात के मुताबिक बच्चे का काम करना बुरा नहीं था। हाँ, अगर बच्चा पैसे कमा रहा है तो उनके लिए वो एक अच्छी बात थी। चौथा, अब भूल जाए उस इलाके के लोग क्या सोचते हैं। नाइकी के पास क्या क्या ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, खत्म कर दे, ये काम ना करे। ऑप्शन 2, जो कर रहा है करता रहे। ऑप्शन 3, बच्चों को कम आवर्स के लिए बुला के, बच्चे कम आवर्स का काम करवा ले। ऑप्शन 4, उसी जगह पे उनकी स्टडी के भी 1-2 घंटे रख दे और वहां पे उनको पढ़ाया भी जा रहा हो। ऑप्शन 5, उनको तनख्वाह बढ़ो जितनी दी जाए, ताकि ये मसला ही ना हो कि बच्चों को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसे ज्यादा। सारी ऑप्शन सोच ली। ऑप्शन सोचते हुए जज्बात नहीं सोचे। अब आ पाए 5वें स्टेप पे। 5वें स्टेप पे क्या किया आपने, हर आउटकम, पहली चीज ना करवाया जाए ये काम, ये जज्बात से मैच नहीं करता, वहां लोग चाहते हैं कि वो काम करें, इनसे करवाते रहें काम। हाँ, ये अच्छा है। कितना अच्छा है कितना वजनी है वो छठे स्टेप में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपकी सिलेक्टेड ऑप्शन है, फिल्टर्ड ऑप्शन। कुछ ऑप्शन आप फिल्टर करके साइड पे कर देंगे और कुछ को आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो ना करवाना साइड पे हो गया, करवाने वाला यस करवाना है, करवाएं और कम आवर्स करवाएं। वहां के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कम घंटे काम करें या ज्यादा,
तो लोगों के जज्बात के हिसाब से ये आपकी कोई बहुत अपीलिंग बात नहीं है कि आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। उनको पैसे पूरे दे दें बड़ों के बराबर। उस इलाके के लोगों को ये बात बहुत पसंद है कि उनके बच्चों को पैसे दे दिए, पढ़ा दिया जाए। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि दो ही ऑप्शन बच गई, बराबर पैसे दे दें और दूसरा कम आर्स भी को बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा उनके लिए वो नहीं था, तो या तो ज्यादा पैसे दे दें या फिर जो चल रहा है वैसे चलाते रहे। अब आप छठे में आगे देखें कि इनके आउटकम क्या है। एक आपने सोचा कि हम उनसे काम कराते रहते हैं और उनको पढ़ा भी देते हैं। एक में आपने सोचा काम कराते रहते हैं और पैसे बढ़ा देते हैं। तो जब यहाँ पे वेट कर रहे होंगे ना दोनों आउटकम को, तो एक आउटकम ऐसा है जो दुनिया के सामने बताना आसान है नाइकी के लिए कि हम बच्चों की स्कूलिंग करा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, शायद वो दुनिया को इतना ज्यादा वो ना हो। तो नाइकी ने दोनों को देख के वेट करना है कि हाँ भाई इनमें से कौन सा आउटकम मुझे कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली फिर वो एक फाइनल फैसले पे आ जाएंगे कि हाँ ठीक है सही है, हम इन बच्चों को पढ़ाएं भी, इनसे काम भी लें, हमें खर्चा भी कम पड़े और हम इस इलाके के लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा भी कर दें। बट अगेन अगर इस बात पे लोग इनके पास से बच्चे उठवा लें कि आप तो गलीज हरकत कर रहे हैं इनके साथ, पढ़ा रहे हैं, तो अगेन जो छठा है ना, इसमें आपने कॉन्सिक्वेंसेस मेजर करने हैं कि हर ऑप्शन का क्या मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। देन आप एक एंड पे एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। बात समझ आई? तो पहला है फैक्ट्स बता दें, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट है, क्या सवाल है, हु, व्हेन, हाउ, ये वाली बात। एथिकल इशू क्या है, फिर उस इलाके की सोशल एथिकल स्टांस वगैरह क्या है इस चीज के ऊपर। फिर डिफरेंट अल्टरनेट्स के वक्त आपने स्टेप 3 को नहीं सोचना। फिर स्टेप 5 में स्टेप 4 और 3 को आपस में मैच करके देख लेना है। छठे में आपने इंप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस हर पॉसिबल आउटकम की देखनी है, एनालाइज करना है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, और फिर डिसीजन ले लेना है। डिसीजन आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक होना चाहिए, और डिसीजन शुड डेमोन्स्ट्रेट कि आपने इस ऑप्शन को बड़े अच्छे तरीके से, वेल इन्फॉर्म, बड़े पढ़े लिखे तरीके से सोचा समझा और फिर इस फैसले पे पहुंचे। तो ट्रिपल ए मॉडल कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को 7 स्टेजेस से गुजार के आप एक सोल्यूशन तक पहुंचेंगे तो ये सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा मजेदार और ज्यादा अच्छा पाया जाएगा। बात कुछ समझ आई? इसमें से क्वेश्चन किस किस्म का, एक सिचुएशन देती पूरी, उन्होंने कहा ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन के मुताबिक आपने ट्रिपल ए मॉडल के 7 स्टेप्स लगा के इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। तो फिर आपने वही वाली बात है, फुल मॉडल आपने 7 हेडिंग दे दी और सबके नीचे 3-3 4-4 लाइंस खाली छोड़ दी, और फिर सवाल को देखते गए, और जहां आपको नजर आया कि वो बता रहे हैं कि एथिकल इशू है, जहां वो मुद्दा बता रहे हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि हमारे पास यही ऑप्शन थी, हो सकता है सवाल आपको सारी चीजें दे दे, और हो सकता है सवाल आपसे कहे आप सोचो और आप फैसला करके बताओ। तो ऐसे में फिर आखिरी 2-3 स्टेप फिर आपको लेने होंगे। लेकिन अगर सवाल में सारी इंफॉर्मेशन है तो उस तरह से भी किया जा सकता है। तो किताब में इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ एथिकल इश्यूज के ऊपर डिबेट की है। और अब तो आपके पास आपका बेस्ट बडी एआई मौजूद है। एआई से कहेंगे जी ये एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मैं घर जाना चाह रहा हूँ, घर वाले मुझे बुला रहे हैं लेकिन जाने से मेरा पढ़ाई का नुकसान होगा, मुझे 7 स्टेजेस में इसका ट्रिपल ए मॉडल के मुताबिक सोल्यूशन बताओ। टक्कर भाई साहब आते हैं, ठीक है, इन्होंने आके जो है ना एक डिफरेंट तरीके से टक्कर मारी। इन्होंने कहा भाई बात ये है कि सीधी सी बात है, इतनी पेचीदा क्यों करते हो, क्यों 15-16 अल्टरनेट की तरफ जा रहे हो, या आप एक काम करते हैं या एक काम नहीं करते। पहले तो एक मुद्दा बनाओ, ये काम करना है या नहीं करना, और फिर 5 सवाल पूछो किसी भी एक तरफ जो आपने डिसीजन लिया है। 5 सवाल ये होने चाहिए जो आप कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो लीगल है, क्या वो फेयर है, क्या वो राइट है, और क्या उसमें सस्टेनेबल कोई एलिमेंट है। सस्टेनेबिलिटी जाहिर है हम सस्टेनेबिलिटी के अंदर ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो इन बच्चों से काम करवाना, फर्ज करें मैं कहता हूँ डिसीजन इज मैं इन बच्चों से काम करवाऊंगा, क्या प्रॉफिटेबल है, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या ये लीगल है, उस मुल्क को इससे कोई मसला भी नहीं। अब ये फेयर और राइट की 2 बातें हैं। फेयर है दुनिया के हिसाब से, सोशल वैल्यूज लोगों की नजर में, और राइट है पर्सनल वैल्यूज। एक नाइकी की पर्सनल वैल्यूज में पूरी दुनिया में काम करता है, उसके नजदीक चाइल्ड लेबर अच्छी बात नहीं है। तो क्या ये राइट है फॉर नाइकी? ये राइट नहीं है, बट फॉर पीपल ऑफ दैट प्लेस तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये ठीक नहीं है।
क्या ये सस्टेनेबल है, क्या इसमें एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो रही है। सवाल अगर आपको खास तौर पे एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई चीज बताए तो फिर आपने एनवायरनमेंट को बीच में ऐड करना है, अदरवाइज नहीं। ऑल्दो ये सस्टेनेबल है लेकिन मैं खामखा आपको इस तरफ नहीं लेके जाऊंगा। छोटे बच्चे जब काम कर रहे होंगे तो वो देर तक काम करते रहेंगे, और छोटे बच्चों को अगर शुरू से अच्छी चीजें सिखाएंगे तो वो बड़े होके अच्छी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज रखते होंगे और वो समाज को नुकसान कम पहुंचाएंगे। बहुत घूम के हम इसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब सामने सामने सवाल में आपको जवाब ना मिले तो पांचवे वाले के आगे आपने लिख देना है N/A नॉट एप्लीकेबल, कि सवाल में हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। पतंगों वाला फैसला कॉलेज के लिए प्रॉफिटेबल है, बच्चे कहेंगे बड़ा अच्छा कॉलेज है यार, ये तो बसंत भी बनवाते हैं, आइंदा इधर ही एडमिशन लेना है, इधर तो बड़ा माहौल है, और एंट्री फीस भी रखी जा सकती है। लीगल, गवर्नमेंट भी कह रही है ओके आओ छतों पे आओ, कोई मसला नहीं, आप हमें टैक्स दे दो 5,000 रुपया, करो अपनी छत पे। सोशल, आपको अच्छा लग रहा है, राइट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हमें लगता है कि इस वक्त पेपर से महीना पहले आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल वैल्यूज, हाँ जी, अब ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा है या बुरा, पतंगे क्यों? इसकी डोर जो है वो बड़ी खतरनाक है, वो समाजी एतबार से, फिर इसमें बहुत ज्यादा ये चीजों से रिएक्ट करता है, फिर ये बिजली के खंभों से टकराते हैं तो उसमें करंट और मुख्तलिफ तरह के और धमाके शमाके भी हो सकते हैं, जाने जा सकती हैं, तो ये को बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के हिसाब से को बहुत अच्छी एक्टिविटी। वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आपकी एनवायरनमेंट डैमेज हो रही है, फिर मतलब इस अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये जो को बहुत अच्छा वो नहीं है। तो 2 जवाब नहीं है और 3 जवाब यस है, कर देना चाहिए। इन्होंने कहा सोच लेना चाहिए, वो सोचने वाला काम AAA मॉडल का था। इसमें उन्होंने कहा भाई ठीक है, भाई सीधी सी बात है ना, आप बजाय इसकी कि आप सिर्फ एक बात सोचते रहो और 4 को ना सोचो, उसने कहा ठीक है सारे सवाल रखो सामने, जिस पे ज्यादा यस हो गए। प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग जो है ना वो काम करता है सिंपल कैलकुलेशन में, मैट्रिक्स की तरह काम नहीं करता। जब हम एक फैसला लेने लगते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारे वेरिएबल्स आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या मुझे आर्टिकल्स ढूंढने के लिए कराची जाना चाहिए या नहीं? अब ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल में आप सोचते हैं कराची जाऊंगा, मेरे घर वालों से दूर हो जाऊंगा, घर वाले क्या फायदा, उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, मैं उनको छोड़ छाड़ के और दूसरे शहर चला जाऊं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी वहां पे मोबाइल वगैरह काफी स्नैच हो जाता है, फलाना हो जाता है, तो मुझे कराची नहीं जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि वहां पे फर्म भी मिल जाती है जो कि लाहौर में नहीं मिल पा रही होती, तो फिर तो चले जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि वहां पे बैंकिंग का काम बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से भी चल सकता हूँ। तो इन्होंने सोचा कि भाई जमीनी रास्ता अक्सर सैलाब से तबाह रहता है, और ट्रेन जो है वो खतरनाक सवारी भी है, और ट्रेन जो है वो इतना टाइम लेती है, और मैं जो यहाँ पे पंजाब अपने शहर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा होता है कराची का, लाहौर में तो शदीद गर्मी शदीद सर्दी, कराची पूरा साल एक जैसा वेदर, तो सर्दियों में भी गर्मी लग रही होती है और गर्मियों में भी सर्दी लग रही होती है, यानी कि तकरीबन 30-32 पे थ्रू आउट, मतलब समझे 25 से लेके 32 के दरमियान टेम्परेचर पूरा साल रहता है, समुद्री इलाके की वजह से, ट्रॉपिकल वेदर। तो अब ना फंस जाता है बंदा कि क्या करूं, कुछ फैक्टर्स उधर प्लस हैं, कुछ फैक्टर उधर प्लस हैं, कुछ आपके नजदीक ज्यादा अहम है, कुछ आपके नजदीक अहम नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप इस तरह का एक सवालनामा सामने बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ज्यादा जवाब यस वाली तरफ आ रहे हैं या ज्यादा नो की तरफ आ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के 10 वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं कि 10 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली, फलाना फलाना फलाना, पैसा, कैरियर, अच्छी फर्म और ये सारी चीजें। उसके बाद कुछ में यस जवाब मिलता है, कुछ में नो जवाब मिलता है। जब आप पूरी पिक्चर देखते हैं तो आप कहते हैं 10 में से 7 सवाल यस हैं, चले जाना चाहिए कराची। क्योंकि परफेक्ट सिचुएशन तो कभी भी नहीं होगी ना, तो आपको ये पांचों के आगे यस मिल जाए ऐसा तो चांस ही कम है, और अगर ऐसा था तो ये तो डायलेमा है ही नहीं। डायलेमा, कंफ्यूजन तो कहते ही उसको है ना, जब आप फंस गए हैं, पेचीदा सी सिचुएशन में आ गए। सर अगर इसमें हो कि अगर प्रॉफिटेबल ना हो, बाकी सारे चाहे पूरे हो, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है और बाकी चीजें सही चल रही हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप यूटिलिटेरियनिज्म से चल रहे हैं या रूल एथिक्स से चल रहे हैं। ये अगली अप्रोच है। ये जो लॉ वाला है ये रूल एथिक्स पे चलता है ज्यादा, और ये प्रॉफिटेबल है ये यूटिलिटेरियनिज्म की बात करता है। ये कहता है अल्टीमेटली क्या अच्छा, यानी कि अगर ये हम आखिरी बात करते हैं, भाई की वजह से आखिरी चीज भी सामने आ गई, यूटिलिटेरियनिज्म, इसको हम एंड पॉइंट एथिक्स भी कहते हैं। कोई भी एक्शन सही है गलत है, आप देखें कि एंड रिजल्ट क्या होगा।
ये बच्चों को आज अगर हम सिखा देंगे कमाई करना, तो ये अल्टीमेटली ज्यादा कमाने वाले स्ट्रॉन्ग वो बंदे बन जाएंगे जो कि अपने माशरे में अच्छा कमा के चेंज लेके आ सकेंगे। तो फिर आप एंड रिजल्ट की बात करते हैं। रूल एथिक्स में क्या कहते हैं कि नहीं, रूल है, रूल को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। और इस तरह से करके सिग्नल पे गए, रात का वक्त था 2 बजे का, आपने का सिग्नल तोड़ दूंगा तो मैं 5 मिनट पहले घर पहुंच जाऊंगा, घर जल्दी पहुंच गया तो पढ़ना शुरू कर दूंगा, पढ़ना शुरू करूंगा तो पेपर पास हो जाएगा, जल्दी पेपर पास होंगे, जल्दी क्वालिफाई करूंगा, और उसके बाद मैं अपने पैसों से पाकिस्तान के वसीतर मफाद में काम करूंगा। तो आपको लगा सिग्नल तोड़ने में पाकिस्तान की बका है और दूसरी तरफ आपने कहा नहीं, कानून ने बोला रुकने का तो रुकने का, फिर नहीं जाना। तो इसमें सबसे आसान और सबसे टिपिकल एग्जांपल मैं क्लास में अक्सर देता हूं, एटम बम जो पाकिस्तान ने बनाया। एक दूसरे मुल्क से साइंसदान अगवा किया, टेक्नोलॉजी अगवा की, स्मगल करके टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और इंसान इलीगल तरीके से एक स्मगलर ने, जो मशहूर स्मगलर था, उसने पाकिस्तान पहुंचाया। बहुत बुरा किया हमने, रूल एथिक्स के मुताबिक बहुत बुरा किया। लेकिन आज हमारी कौम जो मजबूत हुई खड़ी है, आज सारे इस्लामिक मुल्क जो है उनके मुकाबले में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट है। यूटिलिटेरियनिज्म अल्टीमेटली एंड रिजल्ट अच्छा आया, तो आज हमें बड़ा फख्र है इस बात पे कि जी पाकिस्तान को एटम बम की टेक्नोलॉजी मिली, चाहे गलत तरीके से मिल गई। तो होता ही है कि यूटिलिटेरियनिज्म में आप देखते हैं कि आप एंड रिजल्ट देखते हैं, इफ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। और रूल एथिक में आप कहते हैं नहीं, सही और गलत की पहचान ये होनी चाहिए कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। ये नहीं कि आज गलत है लेकिन फ्यूचर में देखना इसका बड़ा फायदा होना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर बड़े क्या करते हैं, बड़े छोटों को रूल्स में फंसा लेते हैं कि छोटे इस तरह से फॉलो करते रहे। लेकिन जब हम मानते हैं कि हम वो रूल हैं, जिसने वो मुल्क हैं जिसने रूल फॉलो करना है, तो फिर हमें रूल फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, येलो लाइट खाम खा पूरी कौम के करोड़ों मिनट्स जाया कर रही है, लाल के बाद सीधी ग्रीन लाइट आ जानी चाहिए। अंग्रेज हमें 3 बत्तियां दे गए, ठीक है, तो हमें 3 बत्तियों के पीछे लगा दिया, ठीक है, हम रुकते भी नहीं है। उन्होंने हमें समझा और फिर सोचा इनको अगर हमने 2 बत्तियां बता दी जो महज़िब कौमों को बताई हैं तो इन्हें नहीं समझ आएगी। इनके लिए येलो बत्ती बड़ी जरूरी है कि 1 मिनट भाई, 1 मिनट, वो लाल होने वाला है, हौसला। तो अगेन हमें अंग्रेजों के बनाए हुए रूल्स बुरे लगते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कौम को समझ के और हमें देख के सोचा है कि जी इन लोगों को ये इजाजत खुल्लम खुल्ला नहीं होनी चाहिए जो उनको खुल्लम खुल्ला इजाजत है। क्यों? क्योंकि वो एथिकली ज्यादा साउंड है। लॉ में एक बात लिखी होती है, अगर इस चीज की इजाजत दे दी जाए तो गुमान ये है कि वो एक और चीज ना डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए जब हम लॉ को देखते हैं तो हमें जो लॉ मिला होता है, बजाय इसके कि हम उस लॉ को चैलेंज करेंगे, लॉ क्यों है, ये तो अमीरों ने अपने लिए बनाया, हम गरीबों को पीस रहा है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूल एथिक्स, तो आपको मानना होगा कि कानून बेहतरी के लिए और फिर हमें कानून फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें तो आप कहेंगे ठीक है यार, मैं नहीं देता टैक्स, मैं टैक्स बचाऊंगा, मैं वो पैसे अपने एम्प्लॉइज पे लगाऊंगा। जब एम्प्लॉइज पे लगाऊंगा तो इनके घराने खुशहाल होंगे, ये लोग ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे, मेरी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, मैं ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा, मैं ज्यादा प्रॉफिट से यतीम खाना बना के और यतीम खाना चलाऊंगा जो गवर्नमेंट नहीं चला रही, तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स ना दूं। तो यूटिलिटेरियनिज्म वाला साबित कर सकता है कि गवर्नमेंट को ना टैक्स देना ज्यादा अच्छा डिसीजन है। जी, मैंने कहा दोनों में प्रेफरेबल कौन सा है, बंदे पे डिपेंड करता है आप एथिकल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक पुलिस वाले को ये इजाजत होनी चाहिए कि एक मुजरिम जैसे वो लेके जा रहा है, रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? और अगर एनकाउंटर ना करें तो वो बंदा 100 कत्ल और करेगा, क्योंकि अदालत से तो उसने छूट ही जाना है। अब बताएं, अब रादर देन कि आप उसे रास्ते में एनकाउंटर की इजाजत देते हैं, इसमें नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना, इसके लिए बंदा एथिकल होना चाहिए। वो जो एटम बम चोरी कर रहा है उसकी नीयत किसी मुल्क पे एटम बम चलाना ना हो, अपने मुल्क का दिफा हो। तो अगर नीयत सही होगी तो यूटिलिटेरियनिज्म अच्छा है। तो नीयतों का पता नहीं लगता तो ज्यादातर दुनिया को किस चीज के पीछे लगा दिया जाता है, रूल एथिक, कि भाई ये सिग्नल है, इस पे तुमने रुकना ही रुकना है। तो अल्टीमेटली एथिक्स की एक अप्रोच यूटिलिटेरियनिज्म भी होती है, जिसमें हम एंड पॉइंट को देखते हैं कि इफ एंड इज गुड तो हमें ये कर लेना चाहिए। प्रीवियस स्लाइड।
ये जो सोशल वैल्यू है इसकी रेंज क्या होगी? सोशल वैल्यूज की क्या रेंज होगी? यूजर्स, वो जो उस डिसीजन से मुतासिर हो रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उससे जो मुतासिर हो रहे हैं, वो लोग और उनके इलाके के जज्बात क्या हैं। कंट्री वाइज होगी? ये कंट्री वाइज भी हो सकता है, शहर वाइज भी हो सकता है। यहीं पे ही किसी शहर में बसंत बुरी चीज होगी और किसी शहर में बसंत बहुत अच्छी चीज होगी। पिंडी में बैन है, अब अगेन लाहौर में भी कितने साल से बैन थी और उस वक्त बहुत सारे और शहरों में मनाई जा रही होती थी। तो अल्टीमेटली ये शहर टू शहर भी वेरी कर सकता है। ये आपने उन यूजर्स को देखना है। अब जब मैं आपको देख रहा हूं तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि लालू खेत में क्या रूल चल रहा है, मैं देखूंगा लाहौर में और खासतौर पे इस इलाके में क्या रूल चल रहा है। हो सकता है वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर में और रूल हो और अदर देन वर्ल्ड सिटी कुछ और रूल हो। तो बहरहाल ये था एक छोटा सा चैप्टर जिसने हमें दो अप्रोचेस बताई हैं। एक अप्रोच कहती है कि 5 सवाल पूछो और उस सवालों के जो जवाब मिले उसकी बेस पे डिसाइड करो, और दूसरे ने कहा कि नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के चलो और 7 स्टेजेस से अपने मुद्दे को, मसले को वो करो, गुजारो, और फिर आप जो डिसीजन लोगे वो एक जरा बेहतर कैलकुलेटेड और पढ़ा लिखा डिसीजन होगा। सवाल दोनों मॉड्यूल से भी आएगा कि आईके तो कोड उसी से पूछ सकता है? जी, क्या आईकैप अपने कोड ऑफ एथिक्स से सवाल पूछ सकता है? प्रीवियसली हमारे सिलेबस में हुआ करता था कभी, अब नहीं है। अब कोड वाले सवाल वो ऑडिट में पूछता है या R2 में पूछता है, CPR में। डन जी। पर्सनल वैल्यू कंपनी का पॉइंट जी, पर्सनल वैल्यूज में हमने अपना, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रही है, एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी फैसला ले रहा है, वो अपने जो एथिक्स हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी जो सोच है, जैसे वही वाली बात है कि उस मुल्क में अफ्रीका वालों को मसला नहीं, लेकिन नाइके इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके नजदीक चाइल्ड लेबर एक गलत चीज होती है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमने डिसीजन लेना है तो हमने देखना है हमारे नजदीक पतंग उड़ाना कैसा है, और जब आपके हिसाब से सोचना है तो वही वाली बात है कि हम कहीं कहते हैं क्या ये फेयर है और क्या ये राइट है। राइट का मतलब है मैं समझूं कि क्या ये ठीक है, और फेयर होता है जिसमें आप यूजर्स के हिसाब से सोचते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है। तो जिनको ख्वाहिश है उनके लिए अच्छा है, उनको तो सिगरेटों का भी मसला ही नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने अपने 3 बड़े अहम चैप्टर कर लिए, और अब हमारा कल जो है वो है पेस्टल। 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से मतलब तीसरे चैप्टर में तो सिर्फ सवाल हैं, 2 चैप्टर्स में हमारे 6 फैक्टर्स हैं। तो कल हम उन 6 फैक्टर्स को कर रहे होंगे, और शायद हम 2 दफा ब्रेक कर लें, और हो सका तो 1 दफा ब्रेक। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो हम वन सिंगल सिटिंग पेस्टल पे करेंगे। अगर आपने पेपर में जाते हुए अगर आपका बिल्कुल मूड नहीं है चैप्टर 1 2 3 का, तो आपने बस ये वाली रिकॉर्डिंग थोड़ा सा तेजी से सुन लिया करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। भाई का आखिरी सवाल। ठीक है जी, ये रिसोर्सेज कंपिटेंस वगैरह में किस तरह का सवाल आ सकता है? समटाइम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है कि जी कोर कंपिटेंस और सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस में फर्क बता दें। फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड रिसोर्स और यूनिक रिसोर्स में डिफरेंस बता दें, 2 एग्जांपल दे दें। इस तरह का सीधा सवाल भी आ सकता है। जो केस स्टडी के सवाल ज्यादातर आते हैं ना, वो मॉडल से आते हैं। ठीक है, वो अगेन मतलब इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई भी हो सकता है कि सिचुएशन दी हुई हो कि सिचुएशन में बताओ आपको कौन कौन से रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं या कौन कौन से यूनिक रिसोर्स नजर आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो एक फुल फ्लेज केस स्टडी वाला सवाल है वो मॉडल से आता है, क्योंकि आपने उस मॉडल से चीजों को रिलेट करना होता है। तो इस पेपर में मॉडल्स काफी ज्यादा अहम है। आई होप कि आप साथ साथ मॉडल्स के नाम और वो चीजें नोट करते जा रहे हैं। कल मिलते हैं, और कल इंशाल्लाह एक मॉडल पेस्टल के ऊपर 3 चैप्टर किताब में बताए हुए हैं वो करते हैं।